स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईपीएल क्लासरूम। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो हमारा दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक जो हमारे अकाउंट्स के टर्म्स यूज करते हैं उसके बारे में हमने जाना था, और आज हम लोग जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्या होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके बेसिस पे हम लोग सारा अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे कुछ ये हैं। जैसे पहला है सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी में हम लोग क्या जानते हैं ना कि यूजुअली हम लोग क्या जानते हैं कि दुकान और दुकान का मालिक जो है हम लोग उसको एक ट्रीट करते हैं। जैसे कि जियो का मालिक है अंबानी, तो हम लोग क्या करते हैं, आम भाषा में क्या करते हैं कि जियो और अंबानी को सिंगल इंडिविजुअल यूनिट ट्रीट करते हैं। लेकिन जब अकाउंट्स की बात आएगी तो हम लोग अकाउंट्स में जो है उनको अलग अलग दो इंडिविजुअल यूनिट की तरह डिसाइड करेंगे। यानी जियो का अपना लीगल एग्जिस्टेंस होगा और अंबानी का अपना लीगल एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, जो ओनर है उसने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में क्या किया है, पैसा लगाया है, इसलिए तो प्रॉफिट के लिए। ठीक है, दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो सीधी सीधी बात क्या है कि अकाउंट्स में हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि अकाउंट में सिर्फ वही सारी चीजों की जगह है जिसको हम लोग पैसे में मेजर कर सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी हमारा यही बताता है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस जिसको हम पैसे में वैल्यू कर सकते हैं या जिसका फाइनेंशियल मॉनेटरी बेनिफिट है या फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम लोग जो है रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है उसी से मिलता जुलता है। तो सेपरेट एंटिटी में हम लोगों ने कहा था क्या कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग यूनिट है। तो गोइंग कंसर्न में क्या कहता है कि किसी भी बिजनेस का जो है ओनर भले ही चेंज हो जाएगा, लेकिन बिजनेस अपना जो टाइम है या जो टाइम ड्यूरेशन है वो अपना वो कंटिन्यू रखेगा। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि टाटा इंडस्ट्रीज है। तो टाटा इंडस्ट्रीज जो है 100 साल पहले से है, ठीक है ना। तो टाटा इंडस्ट्रीज 100 साल पहले भी था, टाटा इंडस्ट्रीज आज भी है। लेकिन टाटा इंडस्ट्रीज का जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन रखा था, JRD टाटा, क्या आज भी वो यहाँ उनके मालिक हैं? नहीं है, ठीक है ना। आज कोई और मालिक है, भले ही उनके रिश्तेदार में है, ट्रस्ट में है, जिसपे भी, लेकिन जिन्होंने वो स्टार्ट किया था आज के डेट में तो वो मालिक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस जो है अपना कंटिन्यू चलता रहेगा, भले ही उसके मालिक जो है चेंज होते रहे। चौथा हमारा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमारा ये बताता है ना कि हम लोग जितना भी सारा काम करते हैं अकाउंटिंग में, जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन वगैरह जितना कुछ भी हम लोग करते हैं, वो बेसिकली जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, जो होता है कितना, 12 मंथ्स। ठीक है, मतलब जितना भी प्रॉफिट चाहे लॉस कैलकुलेशन हमारे बिजनेस में होगा वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है 12 मंथ्स। अब ये 12 मंथ्स जो है दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है कैलेंडर ईयर, एक हो सकता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब कैलेंडर ईयर किसको बोलेंगे, तो कैलेंडर ईयर जैसे हमारा स्टार्ट कब होता है, 1 जनवरी और खत्म कब होता है, 31 दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर हमारा कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो या तो कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है कि किस टाइम पीरियड के लिए हम प्रॉफिट चाहे लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में लिख दे कि बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, तब तक हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट फिर कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, एक ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है ना कि हम लोग जो भी सारा चीज बिजनेस में खरीदेंगे या बेचेंगे
स्पेशली जो एसेट्स के बारे में हम लोग कुछ भी जो खरीदेंगे बेचेंगे वो हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, मार्केट प्राइस के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब जितना भी सारा हमारा रिकॉर्डिंग होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे होगा, मतलब उसके लिए जितना हमने पैसा दिया है उसके बेसिस पे होगा, ना कि मार्केट में कोई जो हमारा दाम है उसके हिसाब से। जैसे इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते कि ये एक हमारा बोर्ड है, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, इसका मार्केट में वैल्यू है 1 लाख। फॉर एग्जांपल मान के चलते कि इस बोर्ड का वैल्यू जो है मार्केट में 1 लाख है, बट हम ये अपने जान पहचान वाले किसी से लिए और उसने मुझे ये 80,000 में ही दे दिया है, ठीक है ना। तो हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो इसका जो हम रिकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे वो 1 लाख नहीं लिखेंगे, वो 80,000 रुपए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए मुझे 80,000 ही पे करना पड़ा है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट। अब डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि डुअल एस्पेक्ट हमारा क्या कहेगा ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस के अंदर में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसका जो है इफेक्ट मिनिमम 2 अकाउंट पे होगा। मतलब बिजनेस के अंदर कोई भी हम अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे मान के चलते कि आपके पास एक शॉप है, ठीक है, तो और आपने क्या किया है कि 50,000 का सामान खरीदा है, तो इसमें कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपने सामान खरीदा है तो आपका जो दुकान में सामान है उसका स्टॉक इंक्रीज करेगा 50,000 से, और आप जो सामान है वो कैश पैसा दे के लेके आए, मतलब आपके पास में क्या हो गया कि कैश जो है घट गया। तो ये हुआ बेसिकली मेरा 2 अकाउंट पे इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सामान नकद पैसा दे के खरीदे तो कौन से 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ा? एक हुआ मेरा स्टॉक के अकाउंट में, मेरा स्टॉक क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और क्या हुआ मेरा जो नकद पैसा मेरे पास था वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो इसे कहते हैं हम डुअल एस्पेक्ट की कोई भी ट्रांजैक्शन मेरा हो उसमें जो है कम से कम 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसी के आगे हम बढ़ा के एक और हमारा कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमेशा क्या बोलता है कि डेबिट बराबर क्रेडिट, या एसेट्स जो है हमेशा लायबिलिटी प्लस क्रेडिट के बराबर होगा, ठीक है। मतलब अभी जैसे हमने डुअल एस्पेक्ट में क्या कहा था कि 2 अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा जिसमें एक बढ़ेगा और एक घटेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस वैल्यू से एक अकाउंट बढ़ेगा उसी वैल्यू से दूसरा अकाउंट घटेगा। जैसे अभी कह रहे थे क्या कि 50,000 रुपए का सामान हमने खरीदा, तो स्टॉक मेरा क्या हुआ? 50,000 से ही बढ़ा, और कैश जो है हमारा 50,000 से ही घटा। मतलब कि अकाउंट्स में बेसिकली हमें क्या है कि ये हमेशा फुलफिल होना जरूरी है कि द अमाउंट डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट क्रेडिट, या जो मेरा टोटल एसेट है वो मेरा लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होगा, ठीक है। एक और हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर क्या बताता है ना कि हमारे बिजनेस के अंदर जितना सारा भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, या जितने सारे भी अकाउंट्स हैं, हमको उसका सारा एक्चुअल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना होगा। किसमें? तो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर जो है हमारा सारा का सारा इंफॉर्मेशन होगा, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड करके नहीं रखेंगे। और लास्ट एक हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हमें जो है अपना डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा सा बैकिंग देना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम जो है कंटिन्यूअसली अपने डिसीजंस को चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने अकाउंटिंग पीरियड में कहा था कि क्या अकाउंटिंग पीरियड 2 तरह का था, तो ऐसा नहीं हम करेंगे कि 1 साल हमने कैलेंडर ईयर पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फिर 2 साल फाइनेंशियल ईयर पे किया, फिर 1 साल में हमारा हम लोग कैलेंडर ईयर पे आ जाए। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग अगर कैलेंडर ईयर चूज किए हैं तो कैलेंडर ईयर पे ही स्टिक करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर चूज किए हैं तो फाइनेंशियल ईयर पे ही स्टिक करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही जो है हमारा सारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है।